एपिसोड 41 टू 50। अध्याय 41 तौलिए में। जिन विला। जब तक लीवेई घर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। वह घर जाकर लीवेई के हाथ का बना खाना खाना चाहता था, लेकिन उसे लगातार कई मीटिंग्स में व्यस्त रहना पड़ा। जब वह घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बत्तियां बंद थीं और बैठक कक्ष में मिंग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। बटलर ने उसका स्वागत करते हुए कहा, स्वागत है युवा मालिक। मिंग कहाँ है? उसने पूछा। वह अपने कमरे में है। आपके जाने के बाद से वह नीचे नहीं आई। मैंने यू मेई को भी उसे जगाने के लिए भेजा था, लेकिन उसका कमरा अंदर से बंद था और हम बिना अनुमति के उसे खोल नहीं सकते। बटलर ने जवाब दिया। लीवेई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या मेरे जाने के बाद से वह पूरी शाम नीचे नहीं आए और तुमने मुझे सूचित करने की जहमत तक नहीं उठाई? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ, लेकिन तुमने मुझे ये कैसे नहीं बताया? वह बटलर पर चिल्लाया। सर, मुझे लगा कि आप व्यस्त हैं और मैडम आराम कर रही होंगी, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें परेशान न करना ही बेहतर होगा। लीवेई ने बटलर को घूरकर देखा और उसके कमरे की ओर दौड़ पड़ा। वह चिंतित था। उसे डर था कि कहीं वह पिछली बार की तरह बेहोश न हो गई हो। उसने जल्दी से बटलर द्वारा लाई गई चाबियां ली और बिना किसी का इंतजार किए कमरे में प्रवेश कर गया। सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस कमरे में प्रवेश करते ही उससे ये दृश्य देखने को मिलेगा। उसका मुंह खुला रह गया। वह जम गया। वह एक पल के लिए वहीं स्थिर खड़ा रहा। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने मिंग को तौलिए में लिपटा हुआ देखा। उसके बाल गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। उसकी दूधिया सफेद त्वचा उसके सामने थी। केवल वही हिस्से ढके हुए थे जिन्हें ढकना आवश्यक था। वह इस दृश्य को देखकर बेहद मोहक लग रही थी। जब वह अपने विचारों से बाहर आया तो उसने महसूस किया कि बटलर भी वहीं था। उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, देखो मत। इतना कहते ही वह कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में ही कमरे में दाखिल हुआ था। उनकी नजरें मिलीं। वह बेहद हैरान थी। वह पूरे दोपहर और शाम सोती रही। बुरे सपनों के कारण वह पसीने से भीग गई थी, इसलिए उसने नहाने का फैसला किया। वह अपने कपड़े बाहर भूल गई थी और बाथरूम में बाथरोब भी नहीं था, इसलिए उसने तौलिया लपेट लिया। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लियुवेई बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में आ जाएगी। वह उस पर चिल्लाई, तुम ये क्या कर रहे हो? बिना दस्तक दिए दरवाजा कैसे खोल सकते हो? ऐसा कहते हुए उसने तौलिए पर अपनी पकड़ और कस ली, लेकिन उसकी चीख पुकार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह अब भी सदमे में था। उसका तौलिया सफेद रंग का था और गीलेपन के कारण उसकी गोरी त्वचा धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वह सोच रहा था कि अगर वह तौलिया हटा दे तो वह कैसी दिखेगी। मिंग ने उसकी नज़र समझ ली और फिर चिल्लाए, निकल जाओ अभी। इस बार वह जाग गया। उसने उलझन भरी निगाहों से उसके चेहरे को देखा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो अभी अभी नींद से जागा हो। दूसरी ओर मिंग उस पर बहुत गुस्सा थी और साथ ही घबराई हुई भी। वह उसकी इस नज़र को अच्छी तरह जानती थी। लीवेई उसकी ओर बढ़ी, वह पीछे हटती रही और तब तक चलती रही जब तक वह दीवार से लगकर खड़ी नहीं हो गई और लीवेई का लंबा शरीर उसके ऊपर हावी हो गया। वह डरी हुई और घबराई हुई थी। उसने कहा, लीवेई, तुम क्या कर रही हो? उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। वह डरी हुई थी, बहुत डरी हुई। उसने अपना हाथ उठाया और उसका हाथ पकड़कर उसे सिर के ऊपर उठा लिया। वह उसकी इस हरकत से हैरान रह गई। उसने घबराकर कहा, लीवेई, ये ठीक नहीं है। हमारी अभी शादी नहीं हुई है। लीवेई खिलखिलाकर हंसा, श्रीमती मिंग, आप ये कैसे भूल सकती हैं कि हमारी शादी तो आधिकारिक तौर पर हो चुकी है, लेकिन हाँ, हमने अभी तक शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। क्या हम आज ही ऐसा कर लें? उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। मिंग को अपनी कही बात का एहसास हुआ और उसने सोचा, ओह हाँ, उनकी शादी हो चुकी है लेकिन मेरी शादी उनसे नहीं हुई थी। यह जी मिंग था। क्या ये किसी और के पति के साथ संबंध रखने जैसा नहीं है? लेकिन अभी मैं मिंग हूँ। लेकिन मैं झाओ मिंग हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ? मुख्य समस्या यह है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। उसने भयभीत निगाहों से उसकी ओर देखा। वह उसके हाव भाव देखकर मुस्कुराया और बोला, वह इतनी प्यारी कैसे दिख सकती है? अध्याय 42 भेड़िए की तरह। मिंग उसकी बेशर्मी देखकर दंग रह गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं, क्या हमने 6 महीने बीतने से पहले शारीरिक संबंध न बनाने का फैसला नहीं किया था? पहले हमें ये पुष्टि करनी होगी कि क्या हम सचमुच ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले कि वह कह पाती कि अगर हम सचमुच साथ रह सकते हैं, लीवेई ने उसे जोर से चूमकर उसकी बात काट दी।
ये चुंबन कोमल नहीं था, बल्कि इतना जोशीला था कि ये दर्शाता था कि वह उनके रिश्ते को लेकर कितना गंभीर है और वह उसके इरादों पर संदेह करने में व्यस्त है। भला वह उससे अलग होने के बारे में कैसे सोच सकती है? इस चुंबन से वह हैरान रह गई। जैसे ही उसने उसे चूमा, उसके मन में उठ रहे सारे सवाल गायब हो गए। उसका शरीर कमजोर पड़ गया। वह उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन उसने एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था और दूसरा हाथ उसके हाथ के पीछे था, जिससे वह वहीं रुकी रही। जब उसे दूर धकेलने की उसकी कोशिश नाकाम रही तो उसने अपनी हार मान ली। उसने सोचा, क्या ये सिर्फ एक चुंबन नहीं है? चुंबन करना गलत नहीं होना चाहिए। आखिर वो आधिकारिक तौर पर मेरे पति हैं, मतलब शी मिंग के पति, और मुझे नहीं पता कि वो कभी वापस आएगी भी या नहीं, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि अब मैं उसकी जिंदगी जी सकती हूँ। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मुझे शी मिंग बनकर उसके साथ रहने की इजाजत दे दी है? जब वह उसे चूम रहा था तब वह सही और गलत के बीच आंतरिक संघर्ष कर रही थी। एक तरफ वह उसके साथ रहना चाहती थी और दूसरी तरफ उसे जी मिंग के लिए बुरा लग रहा था और उसे लग रहा था कि वह धोखा दे रही है। अपने विचारों में खोई हुई वह इस बात से अनजान थी कि चुंबन के दौरान उसकी आंखें खुली रह गई थीं। जब लीवेई ने चुंबन के बीच में उसे देखा तो वह लगभग जोर से हंस पड़ा। वह इतनी प्यारी लग रही थी। चुंबन के दौरान उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही थीं, उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे और वह बेहद आकर्षक लग रही थी। इस दृश्य को देखकर कोई सामान्य पुरुष अपनी इच्छा को कैसे नियंत्रित कर सकता था? उसने आह भरी और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी तो मुझे नहीं पता कि मैं खुद पर काबू रख पाऊंगा या नहीं। इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें आज रात खा जाऊं तो अपनी आंखें बंद कर लो। इतना कहते ही उसने अपने हाथों से उसकी आंखें बंद कर दी। वह अभी भी सदमे में थी और उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वह हंस पड़ा, ये देखकर कि कैसे चालाक लोमड़ी डरपोक खरगोश बन गई थी। आंखें बंद करने के बाद उसने उससे फिर से चूमा, लेकिन इस बार चुंबन कोमल था। उसने उसके होठों को हल्के से छुआ। वे बहुत मुलायम थे। उनका स्वाद रुई के गुच्छे जैसा था, मुलायम और मीठा। उसने उन्हें ऐसे चूसा और चाटा जैसे वे इस दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज हो। मिंग अपनी हरकतों में इतनी मग्न थी कि वह ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। उसके पैर कांप रहे थे। अगर उसने उसे न पकड़ा होता तो वह गिर जाती। उसने अपने पिछले जन्म में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। प्यार और कोमलता से भरे इस एहसास को महसूस करना उसके लिए बिल्कुल नया था। अनजाने में ही उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली। ऐसा करते ही लीवेई के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी इस हरकत को देखकर उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे अपने करीब खींच लिया। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब वे बेहद करीब थे, बहुत करीब। उसने उसके होठों पर जोर से चुंबन किया और उसे काट लिया। आह, ये कैसे हो सकता है? वह दर्द से कराह उठी। जैसे ही उसने उसे डांटने के लिए अपना मुंह खोला, वो उसके मुंह के अंदर घुस गया। उसने अपनी जीभ अंदर डालकर उसके भीतरी हिस्सों को टटोला। उसने उसकी जीभ से खेला और फिर उसे चाटा। मिंग उसकी इस हरकत पर हौंफ उठी। फिर उसने अपनी जीभ उसकी जीभ से चिपका ली। वह उसका स्वाद चखना चाहता था। वह इस मिठाई को जीवन भर खा सकता था। वह उसके जीवन की सबसे प्यारी मिठाई है। उसकी लाडली को किसी और को छूने की इजाजत नहीं है। सिर्फ वही इस मिठाई का स्वाद चख सकता है। सिर्फ वही। जब उसने देखा कि वह हौंफ रही है तो उसने आखिरकार चुंबन तोड़ दिया। वह ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए जोर जोर से सांस ले रही थी। हौंफते हुए उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे वह और भी कामुक लग रही थी। उसने उसकी ओर देखा, वह तौलिए में लिपटी हुई थी और हौंफ रही थी। यह उसके जीवन का सबसे खूबसूरत दृश्य था। वह इस समय इतनी मोहक लग रही थी कि खुद पर काबू रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने घूंट भरी। उसका कंठ हिलने लगा और उसके मुंह में लार बनने लगी। हौंफने के कारण उसकी छाती की हर हरकत से वह उत्तेजित हो रहा था। उसकी निगाहें उस पर तीव्र हो गईं। वह अब एक भेड़िए की तरह था जिसने इंसानी वेश धारण कर रखा था। अध्याय 43। बस मुझे एक संकेत दे दो। मिंग सांस लेने में इतनी मशगूल थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। और वह अपने पहनावे के बारे में भी भूल गई थी। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसे पसीना भी आ रहा था, जिससे वह और भी कामुक लग रही थी। लीवेई उसे भूखी निगाहों से घूर रहा था। उसके लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल होता जा रहा था। एक झटके में उसने उसकी कमर कसकर पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। उसने उसके पैरों को अपनी कमर के चारों ओर लपेटकर उसे स्थिर किया और दीवार से सटा दिया।
इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने उसे बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। वह उसे ऐसे चूम रहा था मानो किसी भी पल उसे खा जाएगा। उसके इस व्यवहार को देखकर मिंग दंग रह गई, लेकिन जब उसने उसे चूमना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वह उसकी पकड़ से छूट नहीं सकती। इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए उसे कसकर गले लगा लिया, मानो वह हवा में उठी हुई हो। वे एक दूसरे के बेहद करीब थे। वह उसे बेतहाशा चूम रहा था और वह भी उस पल खोई हुई थी। उसे नीचे की तरफ गर्मी महसूस हो रही थी। लीवेई के लिए खुद को रोकना मुश्किल होता जा रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सांस लेने के लिए उसने चुंबन तोड़ा और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। दोनों हाँफ रहे थे। लीवेई ने उसका लाल चेहरा देखा। जब उसने उसे देखा तो वह शर्मा गई। उसने कहा, मिंग, क्या हम इसे अभी नहीं कर सकते? उसने सावधानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में जुनून भरा हुआ था। मुझे कुछ समय चाहिए लीवेई। मैं अभी नहीं कर सकती। मैं अभी तैयार नहीं हूं। उसने हिचकिचाते हुए कहा। वह भावनाओं में बह रही थी। वह उसे चाहती भी है, लेकिन उससे पहले उसे अपने विचारों को सुलझाना होगा और जी चेन को पूरी तरह से भुला देना होगा ताकि वह लीवेई को पूरी तरह से स्वीकार कर सके। वह जी चेन के बारे में सोचते हुए उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहती, भले ही वह सिर्फ नफरत ही क्यों न हो। क्योंकि अगर वह उससे नफरत करती है तो ये सिर्फ यही दिखाएगा कि वह उसे याद कर रही है, और वह उसके बारे में सोचते हुए उसके करीब नहीं आ सकती। ये लीवेई के साथ अन्याय होगा। लीवेई ने उसकी ओर देखा और उसकी झिझक देखकर आह भरी। लगता है उसे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। उसने अनिच्छा से उसे नीचे उतारा। फिर उसने अपने हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। चुप रहो। तुम्हें इसके लिए दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसे नहीं करना चाहती तो हम भी नहीं करेंगे। मिंग, मैं तुम्हें इन चीजों के लिए कभी मजबूर नहीं करूंगा। अगर कभी भी तुम्हें लगे कि तुम इसे नहीं करना चाहती तो बस कह देना। ना कहने में तुम्हें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। वह रुका और फिर बोला, मिंग, मैं नहीं चाहता कि मेरी साथी को वो काम करने के लिए मजबूर किया जाए जो वो नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो प्यार नहीं, वासना होगी। और मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं, तुम्हें संजोना चाहता हूं। मैं तुम्हारा पहला अनुभव बहुत खास बनाना चाहता हूं। तब नहीं जब तुम तैयार न हो। जब भी तुम तैयार हो जाओ बस मुझे इशारा दे देना। ठीक है, उसने उसे प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर मिंग भावुक हो गई। उसने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें प्रेम और ईमानदारी से भरी हुई थीं। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसे पता ही नहीं चला कि उसके आंसू बहने लगे। उसने सिर हिलाया और रोने लगी। उसे बच्चे की तरह रोते देख लीवेई घबरा गया। उसने झट से उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। इस पल वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाए और जोर जोर से रोने लगी। उसने उसे देखा और सोचा, रोते हुए वह अच्छी नहीं लग रही। मुझे कोशिश करनी चाहिए कि अब उसे और न रुलाऊं। वह इतनी जोर से रो रही थी कि लीवेई को लगभग हंसी आ गई। उसने अपनी हंसी पर काबू पाया और उसे मनाने की कोशिश की। चुप रहो, रोना मत। क्यों रो रही हो? मुझे तो यहाँ रोना चाहिए। उसने प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। वह रोते हुए उसकी बातों पर मुस्कुराए। जब वह उसे थपथपा रहा था, उसकी घड़ी उसके तौलिए में फंस गई और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। जब वह रोना बंद कर चुकी थी तो वह उसके आलिंगन से निकलना चाहती थी, लेकिन निकल नहीं पाई। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी घड़ी उसके तौलिए में फंस गई है। उसने उसकी तरफ देखा और मिंग ने उसकी तरफ देखा। उसने अपनी घड़ी को उसके तौलिए से निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, तौलिए की गांठ खुल गई और उसका तौलिया नीचे गिर गया। अंडिस्को, मिंग चिल्लाए और अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीवेई को नग्न देखने से रोकने की कोशिश करने लगी। बंद आंखों से लीवेई झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिंग ने अपनी आंखें इतनी कसकर बंद कर रखी थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें इतनी निराशा हुई कि उन्हें और अधिक देखना चाहिए था। अध्याय 44 श्वेत कमल। जब मिंग ने अपने हाथों से उसकी आंखें बंद की तो वह बहुत शर्मिंदा हुई। वह उसके सामने नग्न खड़ी थी। कितनी शर्मिंदगी! उसने उसे चेतावनी दी, लीवेई, अगर तुमने आंखें खोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। लीवेई अब भी स्तब्ध था। आंखें बंद करने से पहले उसने उस लड़की पर एक नजर डाली। वह कितनी सुंदर थी। उसका शरीर एकदम परिपूर्ण था। उसकी दूधिया सफेद त्वचा। उसने उसके स्तन देखे, वे बेहद मोहक थे। वह किसी मोहक स्त्री की तरह लग रही थी जो उसे रिझाने आए हो, और इस हालत में सामान्य रहना वाकई मुश्किल था।
उसका छोटा भाई, जो उनकी बातचीत के कारण पहले शांत हो गया था, फिर से उत्तेजित हो गया था। इस दृश्य को देखकर वह कैसे प्रतिक्रिया न करता। जिस लड़की को वह इतना चाहता था वह उसके सामने खड़ी थी। ये बहुत बुरा हुआ कि वह उसे देख नहीं सका, वरना वह उसे यहीं अपने साथ ले जाता। जब उसने उसकी आंखें कसकर बंद कर दी तो उसने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने उसकी हरकत भांप ली और उसे घुटनों पर लात मार दी। उसकी आंखें अभी भी ढकी हुई थीं। वह दर्द से कराह उठा, आह मिंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझसे ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करो। अपने हाथों को काबू में रखो, वरना मैं वहां लात मार दूंगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुम मुझे वहां लात मारोगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? वे इस दुनिया में कैसे आएंगे? मिंग ने उसकी बातों पर उपहास किया। यह आदमी वाकई बोलने में माहिर है। इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? उसने कहा, बकवास मत करो, बस वही करो जो मैं कहती हूँ। उसकी आंखों को ढके हुए ही वह उसे पीछे की ओर धकेलने लगी। मिंग, तुम क्या कर रहे हो? बस अपने हाथ हटा लो। मैं वादा करता हूं कि मैं नहीं देखूंगा। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? उसने ताना मारा। वह महारानी थी। अगर वह उस आदमी से प्यार करने की मूर्खता न करती तो पिछले जन्म में उसने बड़ी ऊंचाइयां हासिल की होती। वह कोई साधारण प्राचीन लड़की नहीं थी। उसका IQ 210 था। वह चिकित्सा, संगीत, मार्शल आर्ट, खाना पकाने और न जाने कितनी ही प्रतिभाओं की धनी थी। वह सुनी हुई बात को याद रख लेती थी और उसके पिता ने उसे युद्ध के मैदान में किसी की अगली चाल का अनुमान लगाने की कई तकनीकें सिखाई थीं। इसलिए वह उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। प्राचीन काल में भी वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि प्यार इंसान को अंधा कर देता है। ये बात उस पर पूरी तरह लागू होती है। लेकिन अब वह बेवकूफ नहीं बनेगी। वह अपनी मर्जी से जिएगी। वह उसे धक्का देती हुई बाथरूम तक पहुंच गई। फिर उसने दरवाजा खोला और उसे अंदर धकेलकर बाथरूम को बाहर से बंद कर दिया। उसे उसकी तरफ देखने का मौका भी नहीं मिला। उसने जल्दी से कपड़े पहने और दरवाजा खोलने चली गई। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसे कपड़े पहने देखकर वह निराश हो गया था। उसने ताना मारा, यह आदमी तो बिल्कुल विकृत मानसिकता वाला है। डॉट 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 जी परिवार, पापा, आज मैंने लीवेई और बड़ी बहन को रात के खाने पर बुलाया था। लेकिन लीवेई ने कहा कि वह बड़ी बहन से पूछेगा। पापा, मुझे नहीं पता बहन ने उसे क्या बताया, पर वह मुझे ठंडा ठंडा सा लगा। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे लगता है कि वह मुझसे नफरत करता है। बहन ने उससे कुछ कहा होगा, पर वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उसकी बहन हूँ और मैं लीवेई से प्यार करती हूँ। वह मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए उससे शादी कैसे कर सकती है? मैंने तो उसके लिए अपना प्यार भी कुर्बान कर दिया, पर वह हमारे बीच गलतफहमियां क्यों पैदा कर रही है? शिनाई ने रोते हुए शीरोन से शिकायत की। शीरोन के सामने वह हमेशा एक आज्ञाकारी बेटी और बहन होने का नाटक करती थी जो मिंग की परवाह करती है, और ऐसी बातें कहती थी जिससे मिंग को उससे और नफरत हो। शीरोन को हमेशा शिनाई के लिए बुरा लगता था क्योंकि वह किसी को बता नहीं सकता था कि वह उसकी बेटी है। वह बचपन से ही बहुत होशियार थी, लेकिन स्कूल में हमेशा उसे तंग किया जाता था क्योंकि उसके पिता कभी स्कूल नहीं आते थे। ऐसा नहीं था कि वह उससे मिलने नहीं जाते थे, बल्कि उन्हें अपनी पहचान बताने से डर लगता था। उसने इसके लिए शी मिंग और उसकी मां को दोषी ठहराया। उसने कभी नहीं सोचा कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था और शादी के बिना एक बेटी पैदा की थी। वह हमेशा शिनी के प्रति अपराधबोध से ग्रस्त रहता था और उसे घर लाने के बाद उसने मिंग की हर चीज उसे दे दी। उसने मिंग को शिनी को बहन की तरह न मानने और हमेशा शिनी के लिए झुकने के लिए मजबूर करने के लिए कई बार डांटा भी। वो कमीनी, उसे तुम्हारी खुशी नहीं दिखती। तुम उसकी छोटी बहन हो। जब उसे पता चला कि तुम लीवे से प्यार करती हो तो उसे शादी तोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसने उससे शादी कर ली। इतना ही नहीं, वो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। वो किसी काम की नहीं। शादी के बाद उसने शी परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा होता अगर वो कभी उठी ही ना होती। हम्फ, शी रोंग ने मिंग को कोसते हुए कहा। रोंग, तुम्हें अपना आपा नहीं खोना चाहिए। आखिर वो तुम्हारी बेटी है। मुझे पता है ये हमारी गलती है। हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे शिन्नी को विदेश ले जाना चाहिए था ताकि तुम्हारा जीवन बर्बाद ना हो। ये सब मेरी गलती है। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसकी परवाह करती हूँ। वो हमेशा सोचती है कि मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। पता नहीं कब वो मेरे अच्छे इरादों को समझेगी। जी रुक्सी ने अपने काल्पनिक आंसू पोंछते हुए कहा।
शिनी अपनी माँ का नाटक देख रही थी और मन ही मन हंस रही थी। डार्लिंग, खुद को दोष मत दो। तुमने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन उस कमीनी को दूसरों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं। आखिर उसने अपनी माँ से ही चालाक स्वभाव लिया है। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। उसे मुझसे कुछ भी विरासत में नहीं मिला। मुझे डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए था ताकि पता चल सके कि वो मेरी बेटी है भी या नहीं। उसने ताना मारा। जिया रुक्सी ने अपने होंठ ऊपर की ओर मोड़े। उसने अचानक अपने चेहरे के भावों को शांत किया और उन्हें दर्द भरी अभिव्यक्ति से ढक लिया। माँ और बेटी दोनों ही सफेद कमल का रूप धारण करने में माहिर थीं। वे हमेशा शीरोन के सामने अपनी मासूमियत का प्रदर्शन करती थीं और अपने असली दुष्ट स्वभाव को छुपाती थीं। माँ और बेटी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। अध्याय 45 पिज्जा का दीवाना। जिन विला। उस शर्मनाक घटना के बाद दोनों रात के खाने के लिए नीचे आए। वे खाने की मेज पर बैठ गए। लीवेई उससे लगातार घूर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उसके कपड़े फाड़ दे और उसे छूकर उसके पूरे शरीर को निहार ले। उसकी तीखी निगाहें मिंग को असहज कर रही थीं। वह उसकी निगाहों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। आखिरकार उसने कहा, क्या तुम मुझे इस तरह घूरना बंद करोगे? वह बहुत नाराज थी। पहले ही स्थिति बहुत शर्मनाक थी और वह उसे और भी असहज बना रहा था। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और मजाकिया अंदाज में पूछा, क्यों? क्या तुम्हें असहज महसूस हो रहा है? लेकिन मैं तो बस। उसने जानबूझकर रुककर आगे कहा, तुम्हारे होठों के पास के निशान को देख रहा हूं। क्या मेरी रचना सुंदर नहीं है? उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये कैसी चीज है? फिर उसने अपना फोन उठाया और कैमरा खोला। उसके होठों के पास एक लाल निशान था। ये तब बना था जब उसने उसे काटा था। वह चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो सबने देख लिया। उफ, ये कितना शर्मनाक है। अब उन्हें पता चल जाएगा कि वे पहले क्या कर रहे थे। शर्मिंदगी से बचने के लिए वह अपने चेहरे को हथेलियों से ढक लेती है। वह मुस्कुराया। आह, ये लड़की कितनी प्यारी है। सिर्फ एक चुंबन से ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। मेरा मतलब है, जब हम हद पार कर लेंगे तो उसका क्या हाल होगा। अब वह उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने अपने मन से इन विचारों को निकालने के लिए गला साफ किया, वरना वह खुद को संभाल नहीं पाता। उन्होंने खाना शुरू किया। आज रात के खाने में पश्चिमी व्यंजन थे। ताज़ी सब्जियों के साथ मिला हुआ व्हाइट सॉस पास्ता था जिसे व्हाइट वाइन के साथ परोसा गया था। पिज्ज़ा भी था। मिंग ने कार में जिन हवेली से आते समय उससे कहा था कि वह पिज्ज़ा खाना चाहती है, क्योंकि जिन लियांग ने उसके सामने इसका जिक्र किया था और वह इसके स्वाद को लेकर उत्सुक थी। वह इसे खाना चाहती थी, इसलिए लीवेई ने रात के खाने में पिज्ज़ा बनाने का आदेश दिया था। जब उसने पिज्ज़ा का एक टुकड़ा खाया तो वह एकदम जम गई। उसने पिज्ज़ा को नीचे देखा और फिर लीवेई को। उसका मुंह खुला रह गया था। लीवेई को उसका चेहरा अजीब लगा। उसने सोचा कि उसे यह पसंद नहीं आया, लेकिन वह ऐसी क्यों लग रही है जैसे उसने इसे पहले कभी चखा ही न हो। क्या वह विदेश में नहीं रहती थी? उसे इन सभी व्यंजनों के बारे में मुझसे ज्यादा तो पता होना चाहिए था। उसने उलझन भरी नजरों से उसे देखा। फिर मिंग ने लंबी सी आवाज निकाली, लीवेई, ये तो कमाल है। ये इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? ये नर्म है लेकिन मलाईदार भी, और इस पर लगा सफेद पनीर तो लाजवाब है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं खाया। मैं जीमिंग आज से पिज्जा को अपना पसंदीदा व्यंजन घोषित करती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आधुनिक युग में उसे अपने पुराने जमाने की याद नहीं आएगी, बल्कि उसे यहाँ रहना ज्यादा दिलचस्प लगेगा। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैं इससे पूरी जिंदगी खा सकती हूँ। उसने खुशी खुशी खाना शुरू कर दिया। लीवेई उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। वह उससे अपने संदेह के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन वह उसकी खुशी के इस पल को खराब नहीं करना चाहता था। फिर उसने भी पिज्जा का एक टुकड़ा चखा, ये देखने के लिए कि क्या ये वाकई उतना ही स्वादिष्ट है जितना वह कह रही थी। खाने के बाद उसे भी पिज्जा स्वादिष्ट लगा, लेकिन उतना नहीं जितना वह कह रही थी। वह उसे प्यार भरी निगाहों से देखता रहा। उसे खुशी से खाते देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। पिज्जा से उसके गाल फूले हुए थे और वह ऐसे खा रही थी मानो दुनिया में यही एक पिज्जा हो। उसने मन ही मन सोचा, मुझे इस पिज्जा को बनाने वाले को इनाम देना चाहिए, क्योंकि इस पिज्जा ने उसे खुश किया है। वह पिज्जा की दीवानी जैसी दिखती है। अपने पिछले जन्म में वह हमेशा अपनी सास के लिए खाना बनाती थी और उन्हें अपने हाथों का बना खाना खाते देखकर खुश होती थी।
लेकिन बदले में उसकी सास ने कभी उसकी तारीफ नहीं की, यहाँ तक कि जी चेन के सामने भी उसने कई बार झूठ बोला कि खाना साओली ने बनाया है। इस जन्म में वह बिना किसी चिंता के खुशी से खाना खा रही थी। उसके लिए यह उसका पुनर्जन्म था जिसे वह खुशी से जीना चाहती थी। उसे और किसी बात की परवाह नहीं होगी और वह वही करेगी जो वह चाहती है। और उसे एक ऐसा साथी भी मिल गया है जो उसकी परवाह करता है। लीवेई को देखते हुए उसने ये सब सोचा और खुद को भाग्यशाली महसूस किया। अध्याय 46 खूबसूरत रात। रात के खाने के बाद मिंग का पेट भर गया था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खा लिया था। उसने टहलने का फैसला किया और लीवेई उसके साथ चली गई। वे टहलने के लिए बगीचे में गए। उसे इस घर में आए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन उसने कभी यहाँ ज्यादा घूमफिर नहीं किया। और यह बगीचा सुबह के मुकाबले अब अलग दिख रहा है। रात के अंधेरे में चंद्रमा की सुखदायक रोशनी के साथ सब कुछ एकदम सही लगता है। पेड़ों, पौधों और फूलों की खुशबू से घिरा एक बगीचा सब कुछ परिपूर्ण बना देता है। इससे रात और भी खूबसूरत हो जाती है। अपने पिछले जीवन में महल में कई बगीचे थे जो इससे कहीं अधिक बड़े थे। वे फूलों और पेड़ों से भरे हुए थे और इससे कहीं अधिक हरे भरे थे। दूसरों के लिए तो ये स्वर्ग जैसा था, लेकिन उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। उसके साथ सैर पर जाने वाला कोई नहीं था। जी चेंग या तो हमेशा सीमा पर रहता था या अपने अध्ययन कक्ष में काम करता रहता था। उसने कभी उसके साथ खुशी के पल नहीं बिताए और न ही कभी उस तथाकथित स्वर्ग की सुंदरता का आनंद ले पाए। लेकिन सौभाग्य से इस बार वह अकेली नहीं थी। वह अनजाने में एक तरफ मुड़ी और उसकी ओर एक नजर डाली। जब वह इस बारे में सोच रही थी, तभी लीवेई ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया। वह अचानक हुए इस आश्चर्य से अचंभित रह गई, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। शर्मिंदगी भरी मुस्कान उसके होठों पर आ गई और उसके कान लाल हो गए। वे बिना कुछ बोले बगीचे में टहल रहे थे। वहां शांति थी, लेकिन घुटन नहीं थी। वह शांति से भरी खामोशी थी। उसके बगल में चलते हुए वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि उसके साथ इस तरह जीवन बिताना कितना अच्छा होगा। यह उनके रिश्ते को दिया गया एक दूसरा मौका जैसा था। हालांकि ये पहली बार जैसा महसूस हो रहा था। उसका हाथ थामते समय दिल में उठने वाली धड़कनें बेहद आनंददायक थीं। मुझे कल ही तलाक के कागजात रद्द कर देने चाहिए, ताकि उसे मुझे छोड़ने का मौका ही न मिले। यह विचार उसके मन में आया और उसने इसे नोट कर लिया। उसने उसकी ओर एक नज़र डाली और उसकी खूबसूरत मुस्कान देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी एक मुस्कान ही उसे घुटनों पर ला सकती थी। उसे लुभाने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं थी। उसकी एक मुस्कान ही सब कुछ कर सकती थी। वह अचानक रुक गया, जिससे वह चौंक गई। वह उसकी ओर मुड़ा और उसे देखने लगा। ये क्या है? उसे आश्चर्य हुआ कि वह अचानक क्यों रुक गया। हालांकि उसकी बात बीच में ही रुक गई जब वह नीचे झुका और उसने उसके माथे पर एक चुंबन दिया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिया मिंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह हैरान रह गई जब उसने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसे कसकर गले लगाया, जैसे उसे छोड़ना ही न चाहता हो। वह उसके इस व्यवहार से हैरान थी, लेकिन उसने उसका विरोध नहीं किया। उसने धीरे से आह भरी और अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटकर उसे गले लगा लिया। वे कुछ देर तक चुप रहे और उसी स्थिति में खड़े रहे। कभी कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, मौन ही सब कुछ कह देता है। कुछ देर बाद वे अलग हो गए और बगीचे में लगे झूले की ओर चल पड़े, जो पीछे वाले बगीचे में तालाब के पास था। झूले के सामने एक छोटी मेज थी जिस पर लीवेई ने अपने लिए चाय और मिठाई रखी हुई थी। उसे पता है कि उसे चाय और मिठाई पसंद है, इसलिए उसने पहले से ही उसके लिए ये सब तैयार कर रखा है। उसे थोड़ा और खाना चाहिए। वह बहुत दुबली है। वह उसे ज्यादा खिलाएगा ताकि बाद में वह उसके सुडौल शरीर का आनंद ले सके। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। जी मिंग ठंडी हवा का आनंद लेते हुए अपने पैर हिला रही थी। वह उसके विचारों से बेखबर थी और खुशी खुशी मिठाई खा रही थी। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, आज शिनी ने हमें अपने घर पर रात के खाने पर बुलाया है। उसने कहा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें याद कर रहे हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम चलना चाहोगी? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। चूंकि उसके परिवार के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए अगर वह न जाने का फैसला करती है तो वह समझ जाएगा। तुमने उससे क्या कहा? उसने पूछा। जब उसने ये याद करने की कोशिश की कि जी मिन का जी परिवार के साथ कैसा रिश्ता था, तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसे याद आया कि शी परिवार कितना स्वार्थी है और उसने हमेशा शी मिन के साथ बुरा व्यवहार किया है।
और शिन्नी के लिए वह बिल्कुल अपने अतीत की शियाओली जैसी थी। वह सफेद कमल की तरह दिखने का दिखावा करती है जबकि दिल से वह बुरी है। लीवेई ने उसकी ओर एक नज़र डाली और जवाब दिया, मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। और अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दूंगा। उसने उसके हाव भाव को समझने की कोशिश करते हुए कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह कहीं भी नहीं देख रही थी। वह असमंजस में था, आखिर वह क्या सोच रही थी। वह ना सुनने के लिए तैयार था क्योंकि वह जानता था कि वह शिन्नी और उसकी मां को पसंद नहीं करती। इसके अलावा वह पहले भी कभी उनसे मिलने नहीं गई थी। यहां तक कि उनकी शादी के बाद भी वह कभी अपने घर वापस नहीं गई। इसलिए वह उससे सिर्फ एक बार पूछना चाहता था ताकि उसके असली विचार जान सके। लेकिन जब उसने उसका जवाब सुना तो वह अचंभित रह गया। उसे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अंडरस्को अध्याय 47 इतना अप्रत्याशित। अहम तो चलिए कल चलते हैं। आप उन्हें बता देना कि हम कल रात के खाने पर आएंगे। उसने बेपरवाही से कहा। वह ये भी देखना चाहती है कि वे किस तरह के लोग हैं। वह शीमिन की यादों से उनके बारे में जानती है, लेकिन उनके बारे में सही निर्णय लेने के लिए उसे उनसे मिलना होगा ताकि वह उसी के अनुसार अपनी रणनीति बना सके। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि दुश्मनों की अगली चाल जानने के लिए उन्हें जानना जरूरी है। इस तरह आप उन पर हमला करने से पहले ही उन्हें हरा सकते हैं। दूसरी ओर लीवेई उसके उदासीन व्यवहार को देखकर हैरान रह गया। पहले जब भी वह लीवेई के मुंह से शिनई के बारे में सुनती थी तो चिढ़ जाती थी, लेकिन अब वह उसके साथ रात का खाना खाने जाना चाहती थी। उसने सोचा कोमा से जागने के बाद वह बदल गई है। उसने उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान देखी। वह मुस्कुराया। अब तक वह किसी तरह लोगों से पेश आने के उसके तरीके को समझ पाया है। मॉल में उस लड़की से जिस तरह से उसने व्यवहार किया उसे देखकर उसे हंसी आ गई। ये शानदार और आकर्षक था। ऐसा नहीं है कि वह उस लड़की को अकेला छोड़ देगा। जब उसने उसकी प्यारी पत्नी का अपमान करते हुए उसे वेश्या कहा। हाँ, अगर वह उसे इस तरह छोड़ देता है तो क्या यह उसके लिए अपमान नहीं होगा। उस दिन मॉल से निकलते ही उसने गू शाओ को उस लड़की से निपटने के लिए बुलाया। गू शाओ ने उस लड़की के बारे में छानबीन की और पता चला कि वह शेन कंपनी के अध्यक्ष शेन की बेटी है, जिसने जिन कॉरपोरेशन को टेंडर के लिए प्रस्ताव भेजा था। लेकिन अब उन्होंने खुद मालिक को नाराज कर दिया था, इसलिए उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। गू शाओ को राष्ट्रपति शेन के लिए बुरा लगा क्योंकि उनकी प्यारी बेटी की वजह से उनका कारोबार ठप हो जाएगा। वह मुस्कुराया। जिन कॉरपोरेशन ने शेन की कंपनी से अपना निवेश वापस ले लिया था और उनके प्रस्तावों को भी ठुकरा दिया था। इस खबर ने व्यापार जगत में हलचल मचा दी। जिन कॉरपोरेशन देश की सबसे बड़ी कंपनी है और उन्होंने शेन को नाराज कर दिया था। अब कोई भी उनके साथ अपना कारोबार जारी नहीं रखना चाहता। कोई भी जिन कॉरपोरेशन को नाराज नहीं करना चाहता। अगले दिन शेन कंपनी के शेयरों में तेजी से गिरावट आए और उसका कारोबार दिवालियापन की कगार पर पहुंच गया। धिक्कार है उस मूर्ख लड़की द्वारा उसकी प्यारी पत्नी का अपमान करने मात्र से पूरी कंपनी को जिन लिवेई के प्रकोप का सामना करना पड़ा। ... वर्तमान में लौटते हुए लिवेई ने कहा, ठीक है तो मैं गू शाओ को कह देता हूं कि वह शी परिवार को कल की योजना के बारे में बता दे। ये कहते हुए उसने उसके कानों के पास चेहरे पर आ रही बालों की लट को खींचा। ऐसा करते समय उसका चेहरा उसके सामने था और वे बहुत करीब थे। वे एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। निकटता के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया। अचानक लीवेई उनके बीच की दूरी कम करने लगा। वह इतना करीब आ गया कि उनके होंठ लगभग छूने ही वाले थे। उसने उम्मीद से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सोच रही थी कि वह उसे चूमेगा। उसने अनजाने में ही चुंबन करने के लिए अपने होंठ फुला लिए। ये देखकर लीवेई मुस्कुराया। फिर वह अचानक उसके कानों के पास गया और धीमी आवाज में बोला, क्या तुम फिर से सांस लेना भूल गई हो? उसकी आवाज इतनी मोहक थी कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि उसे ठंड लग गई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसे संतोष हुआ और वह गर्व से अपनी जगह पर लौट गया। वह एकदम जम गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने उसे देखा, फिर अपने सामने देखा। फिर उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और सिर हिलाया। वह इस समय इतनी शर्मिंदा थी कि जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिप सकती थी। वह महारानी उसकी चालों में फंस गई। उफ, कितना शर्मनाक। वह सोच रहा होगा कि उसे चिढ़ाना आसान है। फिर वह अचानक खड़ी हुई और घर के अंदर भाग गई। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि लिवेई को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। उसके जाने के बाद वह हंसा और उसके पीछे पीछे घर तक गया। अरे, उसकी प्रतिक्रियाएं तो बिल्कुल अप्रत्याशित होती हैं।
अध्याय 48 कार्यालय जाना चाहते हैं। अगले दिन सुबह जब मिंग नहाकर बाहर निकली तो उसे अचानक कल की घटना याद आ गई। ये सोचकर वह सिहर उठी। उसके गाल लाल और गर्म हो गए। उसने उन्हें हथेली से छूकर ठंडा किया। शुक्र है वे अभी भी अपने अपने कमरे में सो रहे हैं जैसे पहले सोते थे। उसने कल रात यहाँ सोने की बहुत कोशिश की, पर ये कौन है? हाँ, वो महारानी के साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहा था। महारानी ने उसे निराश चेहरे के साथ वापस भेज दिया। हालांकि उसने कहा था कि वह सिर्फ उसका हाथ पकड़कर सोएगा, पर वह जानती है कि यह आदमी भरोसेमंद नहीं है। पिछली बार जब वह बीमार थी तब उसने उसके साथ संबंध बनाए थे, उसने उसका फायदा उठाया होगा। हालांकि वह सो रही थी, लेकिन लड़कियों में एक खास तरह की छठी इंद्री होती है। वह जानती है कि उस रात वह सिर्फ सपने नहीं देख रही थी, बल्कि वही आदमी कुछ कर रहा था। मतलब कोई बात नहीं, वह अब ऐसा दोबारा नहीं होने देगी। वह इस आदमी को फिर कभी इस कमरे में नहीं रहने देगी। उसने गहरी सांस ली और तैयार होकर नीचे चली गई। लीवेई डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा था। मिंग भी टेबल पर बैठ गई और लीवेई ने नौकरानी को नाश्ता परोसने का इशारा किया। मिंग ने हैरानी भरे भाव से उसकी ओर देखा। क्या वह मेरा इंतजार कर रहा था? उसने ये सवाल नहीं पूछा क्योंकि वह जानती थी कि वह आदमी इसे स्वीकार नहीं करेगा। उसने नाश्ता किया। अब उसे इस पश्चिमी नाश्ते की आदत हो गई थी। उसे यह पसंद आने लगा था। जब वह टोस्ट का टुकड़ा चबा रही थी, लीवेई उसे खुशी खुशी खाते हुए देख रहा था। अपनी ब्लैक कॉफी की एक घूंट लेते हुए उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। तो आज तुम घर पर क्या करोगे? उसने पूछा। हम घर पर खाने और सोने के अलावा करने को कुछ खास नहीं है। आपने नौकरों को काम पर लगा रखा है, इसलिए वे मुझे कोई काम नहीं करने देते। मैं घर पर थोड़ी ऊब गई हूँ। उसने विनम्रता से उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह इस तरह किसी पिल्ले जैसी लग रही थी। वह उसके व्यवहार पर मुस्कुराया और बोला, तो तुम क्या करना चाहती हो? उसने उसकी ओर मुड़ते हुए पूछा। उसने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं कार्यालय में काम कर सकती हूँ? मैंने विदेश में रहते हुए व्यवसाय का अध्ययन किया है। हालांकि मुझे काम किए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। लेकिन अब मैं घर पर नहीं रहना चाहती। और अगर आपको आपकी कंपनी में काम करना पसंद नहीं है तो मैं दूसरी कंपनियों में भी आवेदन कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर उसका चेहरा उतर आया। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या वह दूसरी कंपनियों में काम करने की सोच रही थी? हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी पत्नी को दूसरी कंपनी में काम क्यों करने दूंगा? उन्होंने कहा, कोई जरूरत नहीं। यह आपकी कंपनी है। आप महिला बॉस हैं, तो बॉस किसी और की कंपनी में क्यों काम करेगा? अगर आप चाहें तो आज मेरे साथ आ सकती हैं। काम से परिचित हो जाए और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए किस तरह का पद उपयुक्त रहेगा। आपका क्या कहना है? सच में, आप मुझे आज ऑफिस ले जाएंगे? क्या इससे आपके काम में रुकावट नहीं आएगी? उसने चिंता से पूछा। वह ऑफिस जाकर देखना चाहती थी कि ये आधुनिक ऑफिस कैसे काम करते हैं। कई बार वह अपने पिता के साथ काम पर जा चुकी थी, इसलिए उसे इस दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता थी। हालांकि उसके पास मिंग की यादें हैं और यह उसका अपना शरीर है, इसलिए उसे इसमें ढलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वह इसे खुद अनुभव करना चाहती थी और इससे वह उत्साहित थी। लीवेई ने जवाब दिया, अगर तुम 10 मिनट में तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। बिना कुछ कहे वो कुर्सी से उठी और कपड़े बदलने के लिए ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। उसकी गति बिजली की रफ्तार जैसी थी। उसे एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं मिला। वह मुस्कुराया और अपनी कॉफी का आखिरी घूंट पी लिया। अध्याय 49 मैं ठीक हूँ। ठीक 10 मिनट बाद मिंग हल्के नीले रंग की लेस वाली ड्रेस पहनकर नीचे आए। उसकी ड्रेस ऊपर से फिट थी और कमर से ढीली ढाली। ड्रेस उसके कर्व्स को खूबसूरती से उभार रही थी, मानो ये ड्रेस सिर्फ उसी के लिए बनी हो। हल्के मेकअप और खुले काले बालों में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। लीवेई उसे लगातार देखता रहा। उसे अभी भी उसकी खूबसूरती की आदत नहीं पड़ी थी। खुले बालों और हल्के मेकअप में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसी काया पर कोई भी पोशाक जंच जाएगी। उसने उसके चेहरे के भाव देखे और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वह जानबूझकर उसके सामने गई और अपने बालों को पीछे की ओर झटका दिया, जिससे उसके बाल उसके चेहरे को छू गए। उसके इस कृत्य ने उसे चौंका दिया जब उसके मुलायम रेशमी बालों से शैम्पू की खुशबू आने लगी। उसके शैम्पू की खुशबू नाक में जाते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये खुशबू सुकून देने वाली और ताजगी भरी थी। उसने सोचा कि मुझे घर में इस शैम्पू का स्टॉक रखना चाहिए ताकि यह कभी खत्म न हो।
जब वह एक ही जगह पर असमंजस में खड़ा था, तो मिंग बीच में ही रुक गई और नाटकीय अंदाज में अपने बाल झटकते हुए पूछा, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? क्या हमें देर नहीं हो रही है? उसने इतनी मासूमियत से पूछा मानो उसे खुद भी नहीं पता था कि वह इस तरह क्यों खड़ा है। उसकी आवाज सुनकर वह अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। बिना कुछ कहे वह कार की ओर चल पड़ा। वह मुस्कुराए और उसके पीछे पीछे कार तक गई। कार में, आज काम खत्म होने के बाद हम सीधे ऑफिस से शी के घर जाएंगे। ठीक है, लीवेई ने उससे पूछा। उसने सिर हिलाया। मिंग को अचानक सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। सिर धड़कने लगा। उसकी सांसें फूलने लगी, इसलिए उसने दर्द से तड़पते सिर को पकड़ लिया। उसके सिर पर पसीना आने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे तुम पर भरोसा है। उसे पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन दर्द बहुत तेज था। लीवेई अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसे उसकी तेज सांसें सुनाई दी। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा और उसकी हालत देखकर चिंतित हो गया। उसने अपना लैपटॉप एक तरफ फेंक दिया। मिंग, क्या तुम ठीक हो? मिंग, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? उसने चिंता से पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने तुरंत ड्राइवर को अस्पताल की ओर मुड़ने का आदेश दिया, लेकिन मिंग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं ठीक हूं। उसकी आवाज ने उसे वापस अंधेरे में खींच लिया। उसकी आवाज सुनकर उसे राहत मिली और उसका दर्द भी कम हो गया। उन्होंने कहा, नहीं, हम अस्पताल जा रहे हैं। तुम पीली पड़ गई हो। हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। उन्होंने चिंता से कहा। मिंग ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं लीवेई। बस हल्का सा सिर दर्द है। मुझे लगता है मैं घबरा गई थी, उसी वजह से दर्द शुरू हो गया। और कुछ नहीं है। उसके जवाब का इंतजार किए बिना मिंग ड्राइवर की ओर मुड़ा और उसे ऑफिस जाने के लिए कहा। ड्राइवर ने लीवेई की ओर देखा और उसकी सहमति मिलने के बाद ड्राइवर ने कार को कार्यालय की ओर मोड़ दिया। उसने मिंग को अपनी बाहों में भर लिया। वह बार बार उसकी ओर देखता रहा कि कहीं वह असहज तो नहीं है। मिंग ने भी गहरी सांस ली और अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश की। अध्याय 50 सुप्रभात सुश्री शी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने लीवेई को बताया कि वे दफ्तर पहुंच गए हैं। लीवेई ने मिंग की तरफ देखा। उसने सिर हिलाकर बताया कि वह ठीक है। मिंग ने झुककर उसके माथे पर एक चुंबन दिया। फिर उसने ड्राइवर को दरवाजा खोलने का इशारा किया। ड्राइवर गाड़ी से उतरा और उसके लिए दरवाजा खोला। फिर उसने मिंग को भी गाड़ी से उतरने में मदद की। जब वे इमारत में दाखिल हुए तो हर कोई उन्हें घूर रहा था, खासकर मिंग को, क्योंकि लीवेई शिशिनई के अलावा कभी किसी महिला को अपने साथ नहीं लाता। वह इकलौती ऐसी शख्स है जिन्हें बॉस के साथ औपचारिक पार्टियों और भोजों में जाने का सौभाग्य प्राप्त है। इसी वजह से दफ्तर में उनकी प्रतिष्ठा काफी ऊंची है। सभी को लगता था कि बॉस मिस शिनी का पक्ष लेते हैं, इसलिए वे उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करते थे। मिंग ने उनकी निगाहें महसूस की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह इस तरह की निगाहों से अप्रभावित थी। आखिरकार अपने पिछले जन्म में उसने हर तरह के अपमान और निगाहों का सामना किया था। अब ये बातें उसे प्रभावित नहीं करेगी। उसने अपनी कमर सीधी की और बालों को पीछे की ओर झटका दिया। फिर वह आत्मविश्वास से चलने लगी। जब लीवेई ने सबकी निगाहें अपने ऊपर देखीं, तो उसका चेहरा उतर आया। वह किसी को भी अपनी पत्नी का अपमान करने की अनुमति नहीं देगा। उसने अपनी काली आंखों से उन्हें घूरा। उसका ठंडा और खतरनाक चेहरा देखकर हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फिर उसने मिंग की तरफ देखा कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह बिल्कुल ठीक लग रही थी। बल्कि वह पहले से कहीं ज्यादा शालीन और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। लीवेई उसे लिफ्ट तक ले गया और इस दौरान वह उसे काम और विभागों के बारे में बता रहा था। जब शिनी को उनके आने की खबर मिली तो वह निमंत्रण स्वीकार करने के लिए उन्हें धन्यवाद देने उनके कार्यालय आई। वह इस बात से बेहद खुश थी कि वह शी मैंशन में रात के खाने के लिए राजी हो गए। उसे लगा कि शी मिंग तो शी मैंशन आने के लिए कभी राजी नहीं होते, इसलिए उन्होंने उसकी वजह से ही हाँ कहा। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि मिंग भी उसके साथ आया है। वह उसके कार्यालय पहुंची और उसके सचिव से कहा कि वह कार्यालय कक्ष में उसका इंतजार करेगी। सचिव ने भी सहमति में सिर हिलाया और उसके लिए कार्यालय कक्ष खोल दिया। उसे लगा कि बॉस उसका पक्ष लेते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि बॉस कभी भी अपनी अनुमति के बिना किसी को अपने कमरे में प्रवेश नहीं करने देते थे, लेकिन उसे लगा कि यह नियम सुश्री शिनी पर लागू नहीं होता। और इससे भी बढ़कर वह शिनी को खुश करना चाहती थी। जब शिनी कमरे में दाखिल हुई तो उसने हर चीज को छूकर और जांचकर कमरे की छानबीन शुरू कर दी। ये पहली बार था जब वह इस कमरे में अकेली थी। वह अपनी अनुपस्थिति में किसी को भी अपने कमरे में नहीं आने देता था।
लेकिन अब वह वहां थी। उसे उसके साथ एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मिंग और लीवेई दफ्तर के तल पर पहुंचे तो सब लोग पहले की तरह ही उन्हें हैरानी भरी निगाहों से देख रहे थे। लीवेई भी उन्हें घूर रहा था, लेकिन मिंग ने उसे शांत करने के लिए उसके हाथ पर हाथ रख दिया। उसने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में कोमलता आ गई। जब वह अपने दफ्तर में गए तो उनकी सचिव उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गईं, लेकिन मिंग को देखते ही उनके चेहरे के भाव थम गए। वह अभी अभी शिनी को उनके दफ्तर में लेकर आई थीं, लेकिन वह जी मिंग के साथ आए थे। इस स्थिति को आसानी से गलत समझा जा सकता था। वह डर गईं, लेकिन फिर उन्होंने अपने भावों को शांत किया। उन्होंने सोचा कि जी मिंग जबरदस्ती साथ आए होंगे, वरना वह इस महिला को अपने साथ नहीं लाते। लेकिन वह उनके सामने उनका अनादर करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब भी श्रीमती जिन ही थीं। इसलिए सचिव ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया। शुभ प्रभात सुश्री शी। उन्होंने जानबूझकर ऐसा इसलिए कहा ताकि ये दिखाया जा सके कि वह उन्हें महिला बॉस नहीं मानती। उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। अगर मिंग उसे डांटने की कोशिश करती है तो इससे उसकी छवि ही खराब होगी, क्योंकि सचिव को देखकर कोई नहीं सोचेगा कि वह उसे उकसा रही है। सचिव ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे की कहानी सुनाने के लिए वीएम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।